हेलो गाइस, आज की मूवी है 2067। ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंस फिक्शन मूवी है। फिल्म की शुरुआत 2067 से शुरू होती है, जब जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो गई है और पेड़ पौधे बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। पौधों की कमी से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट गई है और लोगों को जिंदा रहने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है। दुनिया के 99% हिस्से में अंधेरा छा गया है और लोगों का दम घुटने लगता है। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया में केवल एक ही शहर बच गया है और वो क्रॉनिकल कंपनी के शुक्रगुजार हैं जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती है। हालांकि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन समय के साथ द सिकनेस नामक घातक बीमारी का कारण बनती है। पूरी तरह से विलुप्त होने से पहले इंसानों के पास कुछ ही साल बाकी है। ईथन वेट ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। वो और उसका दोस्त जूड क्रोनिकॉर्प कॉर्पोरेशन में मैकेनिक्स का काम करते हैं। कॉर्पोरेशन द सिकनेस का इलाज खोजने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए दिन रात काम करती है। ईथन की पत्नी चांटे को भी ये बीमारी है। ईथन कमाने के लिए दिन रात काम करता है और उससे बेहतर ऑक्सीजन खरीदता है। एक दिन ईथन और जूड सुरंग में काम करते हैं और कॉर्निकॉर्प के पार्टिकल रिसर्च की सीटीओ रेजिना जैक्सन द्वारा उन्हें बुलाया जाता है। वहाँ वह दोनों को अपना परिचय देती है और उन्हें बताती है यदि ये परिस्थिति नहीं बदली तो मानव जाति कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी। और बताती है ईथन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सभी की मदद कर सकता है और इंसानियत को बचा सकता है। ईथन कंफ्यूज है और उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन रेजिना जोर देके कहती है कि वो उसके लैब में जाए। लैब में बहुत बड़ी मशीन थी और बिली मिचेल नाम का डॉक्टर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और एक सेकंड के लिए ईथन के कलाई की डिवाइस को देखता है। वे फिर उसे समझाते हैं कि ईथन के पिता डॉक्टर रिचर्ड वेट ने 20 साल पहले एक परियोजना शुरू की थी। उसके सामने जो मशीन खड़ी है वो एक टाइम मशीन है जिसे क्रोनिकल कहा जाता है। मशीन के साथ किए गए पहले एक्सपेरिमेंट में दूसरी तरफ क्या है ये जानने के लिए उन्होंने रेडियो वेव्स भेजी और उन्हें पता चला कि 407 साल बाद यानी 2474 में पृथ्वी के पास हवा में ऑक्सीजन बनाए रखने और इंसानों को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त पेड़ पौधे होंगे। और लोगों का मानना है कि अगर मानवता कई सौ सालों बाद भी मौजूद है तो संभावना है कि उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया होगा। हालांकि एक अजीब गतिविधि ने वहां के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया। उन्होंने जो वेव्स भेजी थी उनमें सुधार करके किसी ने वापस भेज दी और जब उसे डिकोड किया गया तो उन्हें पता चला कि भविष्य के किसी व्यक्ति ने उन्हें ये कहते हुए संदेश भेजा था कि ईथन वेट को भेजो। इसलिए रेजिना और उसकी पूरी टीम ईथन को भविष्य में से इलाज लाने के लिए भेजना चाहती है। ईथन हैरान है और उन पे विश्वास नहीं करता और सोचता है रेजिना सिर्फ झांसा दे रही है। इसके अलावा वो अपनी बीमार पत्नी को अकेला छोड़ के भविष्य में नहीं जाना चाहता, इसलिए वो मदद करने से इनकार कर देता है। बाद में ईथन और जूड एक डिनर पे होते हैं जहाँ वो क्रिस्पी ऑक्सीजन खरीदते हैं। जूड ईथन को योजना को पूरा करने और मानवता को बचाने में मदद करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। हालांकि ईथन ये कहते हुए हंसता है कि वो अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता। ईथन अपने पिता के साथ कभी ना होने के कारण उनसे नफरत करता है। 20 साल पहले उसके पिता घर छोड़ के लापता हो गए थे जबकि उसकी माँ मारी गई थी जब वो छोटा बच्चा था। तब से उसका पालन पोषण जूड नाम के आदमी द्वारा किया गया जिसे ईथन अपना बड़ा भाई और अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। वो अपने पिता को दोषी ठहराता है क्योंकि उसने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसे छोड़ दिया और वो उनके रास्ते पे नहीं चलना चाहता और अपनी बीमार पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि जूड उसे ये कह के मना लेता है कि वो अपनी पत्नी का इलाज करने का तरीका इससे ढूंढ सकता है। ईथन अपने 8वें जन्मदिन को याद करता है जब उसके पिता ने उसे उपहार के रूप में एक अजीब बॉक्स दिया था। जैसे ही वो अपना हाथ उसके अंदर डालता है एक डिवाइस उसके कलाई में लग जाती है जिससे उसका खून बहने लगता है। रिचर्ड ने अपने बेटे के हाथ में एक परमानेंट डिवाइस लगाया था। कई साल हो गए लेकिन ईथन को नहीं पता इसका यूज क्या है। बाद में ईथन चांटे को दिन में हुई बात को बताता है और वो भी उसे जाने के लिए कहती है। अगली सुबह ईथन एक धातु पे मैं तुम्हारे पास वापस आने का रास्ता खोज लूंगा लिखता है और इसे चांटे के पास छोड़ देता है। वो फिर रेजिना के कार्यालय में जाता है और उससे कहता है अगर वो केवल एक इलाज खोज पाया तो वो इसे पहले चांटे को देना होगा। रेजिना मान जाती है और उसे लैब में ले जाती है। मिकल उसे वो सूट दिखाता है जो उसे पहनना है। जैसे ही वे उसे मिशन को एक्सप्लेन करते हैं ईथन को पता चलता है उनके पास कोई प्लान नहीं है। उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि वो दूसरे छोर पे क्या देखेगा और उसे वहाँ कौन मिलेगा। हालांकि उसे सूट में डालने के बाद उसे एक आर्ची नामक एआई डिवाइस देते हैं। आर्ची लैब में ईथन के नब्ज को हर समय दिखाएगा। ये उसकी लोकेशन नेविगेट करने में मदद करेगा। फिर वो उसे मशीन में फेंक देते हैं और अंदर ईथन समय के साथ बहुत तेजी से चलता है और वो आसमान से गिरता हुआ एक जंगल में गिरता है। हवा के घर्षण से उसकी सूट में आग लग जाती है इसलिए वो जल्दी से उससे निकल जाता है। फिर वो चारों तरफ देखता है और प्रकृति की सुंदरता से चकित हो जाता है। उसे पता चल गया कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। पेड़ पौधे और प्राकृतिक ऑक्सीजन वापिस आ गए हैं। वो उस दिशा में चलता है जो आर्ची उसे दिखाता है और किसी प्रकार के बंकर के दरवाजे को बंद देखता है। तभी उसकी
नजर दरवाजे के सामने पड़े खोपड़ी पे पड़ती है जिसके सर में गोली का छेद है। इसके अलावा वो उस पे लगे नाम के टैग को देखता है और अपना नाम देख के डर जाता है। कंकाल ईथन का है। ईथन कंकाल के आर्ची को भी ढूंढता है और उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग को बजाता है। वो एक आदमी को ये कहते हुए सुनता है कि यही एकमात्र रास्ता है और ईथन को गोली मार देता है। तभी डिवाइस की पावर बंद हो जाती है। वो भयभीत है और सोचता है ये उसका भाग्य है जो उसका इंतजार कर रहा है। फिर वो कंकाल के डिवाइस को नोटिस करता है और ये ईथन के जैसा ही है, सिवाय इसके कि कंकाल के डिवाइस में हरे रंग की लाइट जलती है जबकि ईथन की लाल। उस रात को वो आग जलाता है और जंगली जामुन खाता है और पता चलता है जामुन जहरीला था। ईथन उल्टी करता है और बेहोश होने लगता है। ईथन थोड़ी देर बाद उठता है और जूड को सामने देख के हैरान हो जाता है और ये पता चलता है कि लैब में ईथन के नब्ज को गिरते हुए देखा गया और मान लिया गया कि जहर से ऐसी प्रक्रिया कर रहा है, इसलिए उन्होंने जल्दी से जूड को भविष्य में इलाज के साथ भेजा। कुछ समय बाद ईथन और जूड को पता चलता है उसका कंकाल वही है, जिसका मतलब है उसकी किस्मत अभी नहीं बदली। फिर वो दूसरे दरवाजे को खोजने के लिए आर्ची का इस्तेमाल करते हैं जबकि डिवाइस ईथन के आंखों को स्कैन करता है और उन्हें एक्सेस देता है। जब वो अंदर जाते हैं एक मॉनिटर उनका स्वागत करता है। ये उससे डीएनए सैंपल मांगता है। जब वो एक्सेप्ट करता है तो उसकी कलाई का डिवाइस काम करना शुरू कर देता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। खून बहने के बाद वो हरा हो जाता है और कमरे की लाइट जल जाती है और उन्हें पता चलता है वो 407 साल बाद के कॉर्निकोर लैब में है और टाइम मशीन भी उनके सामने है। जूड एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके पास वापस जाने का रास्ता है, लेकिन ईथन ऐसा नहीं सोचता, ये कहते हुए कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला है और वो मारे जाएंगे मरे हुए ईथन की तरह। ईथन सिस्टम लॉक की जांच करता है और अपने पिता द्वारा बनाई गई होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग को पाता है जो बताती है कि टाइम मशीन को मूल रूप से भविष्य में ऑक्सीजन डाटा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था और फिर उसे अतीत में वापस भेज दिया। हालांकि जब उसके पिता ने पहली बार मशीन शुरू की थी तो उसे एक संदेश मिला जिसमें उसे अपने बेटे को भविष्य में भेजने के लिए कहा गया। अपनी गलतफहमी के बावजूद उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया और ईथन के लिए यहाँ डीएनए वेरिफिकेशन कराया। जल्दी दोनों को एहसास हुआ कि टाइम मशीन उन्हें वापस नहीं ले जा सकती क्योंकि उसकी बैटरी लगभग 407 साल बाद खत्म हो चुकी है। इससे भी बुरी बात यह कि लैब की परमाणु ऊर्जा खराबी के कारण एक्टिवेट हो गई है और 4 घंटे में परमाणु विस्फोट होने का खतरा है। इसका मतलब है उन्हें टाइम मशीन को ठीक करना होगा और विस्फोट होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। वो जल्दी से काम करना शुरू करते हैं और वो बाहर शहर को हरे पौधे से ढका देख के हैरान होते हैं और ये पता चलता है मानव के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी खुद को ठीक करना शुरू कर देती है। मानव कंकाल को हर जगह बिखरे पड़े हुए हैं और ईथन अपनी पत्नी को घर पर जाता है और उसकी हड्डियों को पाता है जिससे वो निराश पड़ जाता है। जूड उसे अतीत में वापस जाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है क्योंकि लगता है बीमारी के खिलाफ भविष्य में भी इलाज नहीं है। हालांकि जूड के शब्द ईथन को सस्पिशियस लगते हैं। फिर वो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग चलाने के लिए जंग लगी आर्ची को चालू करता है जिससे वो जूड की आवाज को पहचान जाता है और ऐसा लगता है कि जूड ने ही उसे गोली मारी थी। जूड ईथन पे अपनी बंदूक तान देता है और इस बात से इनकार करता है कि वो ईथन को गोली नहीं मार सकता और अंत में ईथन पहले मिशन पूरा करने का फैसला करता है, इसलिए वो साथ में पावर कोर के रिपेयर करने के लिए लैब में जाते हैं। अब सिस्टम काम करता है। अब वो अतीत में पहुंचने में सक्षम है और उन्हें केवल लॉन्च होने तक 37 मिनट का इंतजार करना होगा। उल्टी गिनती शुरू होने के बाद पोर्टल लगभग 30 सेकंड के लिए 2067 से जुड़ जाएगा। हालांकि ईथन अभी भी पाता है कि उसका शरीर अभी भी उसी जगह पे एक दरवाजे के पीछे पड़ा है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया। सच्चाई का पता लगाने के लिए ईथन उसके आर्ची का बैटरी जंग लगे आर्ची में डालता है। इस तरह उसे दूसरे वीडियो मिलते हैं जिसमें ईथन को पता चलता है कि भविष्य के ईथन को जूड द्वारा मार दिया जाएगा। जूड कहता है भविष्य बदलने की कोई उम्मीद नहीं है और वो ईथन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। ये विश्वास करना कठिन है, इसलिए ईथन जूड को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर अपने पिता के होलोग्राफिक लॉक को उसकी मृत्यु के दिन से खोलता है और जल्दी ही रेजिना और उसके पिता के बीच के बातचीत को पता लगाता है। ये दिखता है कि ईथन के पिता इलाज ढूंढ के सभी मानव जाति को बचाने के लिए टाइम मशीन का यूज करना चाहते थे, लेकिन सीटी और रेजिना का इरादा केवल कुछ चुने हुए लोगों के साथ मरने के समय से बचने के लिए मशीन का उपयोग करके भाग जाना था। हालांकि वो जो भी प्लान चुनते किसी को भविष्य में यात्रा करना होगा और टाइम मशीन को शुरू करना होगा। समय के माध्यम से जीवित प्राणी और को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए इसे दोनों तरफ से ऑपरेशनल लिंक की जरूरत होती है और सीटीओ के प्लान को रोकने के लिए ईथन के पिता ने टाइम मशीन को लॉक कर दिया और ईथन का डीएनए वेरिफिकेशन की के रूप में सेट कर दिया। ईथन के पिता ने जो किया उससे गुस्से में सीटीओ ने उसे तुरंत ही मार दिया। फिर वो जूड को उसकी माँ को मारने और उसका गार्डियन बनने के आदेश देती है ताकि एक दिन वो भविष्य में पहुंच पाने के लिए ईथन के रेस्ट बैंड का उपयोग कर सके। ईथन हैरान है, जिस आदमी को वो अपना भाई समझता था वो उसकी माँ का कातिल निकला और वो उससे भी मारने वाला है। उसे ये भी
तभी पता चलता है उसने अपने पिता को गलत समझा। उन्होंने जानबूझ के परिवार को नहीं छोड़ा। ये जानते हुए कि रेजिना कुछ चुने हुए लोगों को भविष्य में लाना चाहती है, ईथन टाइम मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जूड दौड़ के ईथन को रोकता है और उसे खुलासा करता है कि उसे सीटीओ द्वारा भेजा गया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब ईथन बिजली के फेलियर को ठीक कर देगा और जब मशीन को एक्टिवेट कर देगा तो उसे मार देना है। हालांकि वो पिछले कई सालों से ईथन के साथ इमोशनल रिलेशन में जुड़ने के कारण वो अपने भाई समान मित्र को इस व्यवस्था को देख के गिल्टी फील करता है, इसलिए वो खुद को गोली मार देता है। अब क्रोध और पछतावे में ईथन अपने पिता की इच्छा को पूरा करने का संकल्प लेता है, जो कि इलाज खोजने और मरने वाले लोगों को बचाना था। वो मॉनिटर को देखता है और अपने पिता द्वारा भेजे गए पहले संदेश को पाता है और निष्कर्ष निकालता है कि वो संदेश सेंड ईथन वेट उसी के द्वारा भेजा गया था, इसलिए उस संदेश को फिर से कोड करता है और इसे कई अन्य चीजों के साथ अतीत में भेजता है। इसी दौरान साल 2067 के लैब में कुछ लोगों के समूह के साथ सीटीओ मशीन को एक्टिवेट होने का इंतजार कर रही थी। हालांकि एक झटके में टाइम मशीन कई ब्लू पौधे और एक रिकॉर्डिंग के साथ आता है जिसमें ईथन के पिता की हत्या की गई थी। तुरंत बाद ईथन मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सीटीओ का प्लान विफल हो जाता है। अंत में हत्या के कारण सीटीओ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2067 में भेजे गए पौधों की खेती ग्रह को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता है। ईथन की पत्नी भी उसकी तरफ से भेजा गया फूल प्राप्त करती है और उसकी पसंद को समझती है, जबकि ईथन को भविष्य की दुनिया में अकेला रहना है। वो जूड को दफनाता है और उसे माफ कर देता है। एक तितली उसका ध्यान खींचती है और उसे वापस दरवाजे पे ले जाती है, जहाँ ईथन देख के खुश होता है कि उसका कंकाल गायब हो गया है। वो बाहर की दुनिया को देखने के लिए दौड़ता है और पर्यावरण के अनुकूल शहर देख के राहत महसूस करता है। उसके निर्णय ने मानव जाति के भविष्य को बदल दिया था। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।